हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। हम लोग इस एलपीपी को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा जो एलपीपी का पहला कंस्ट्रेंट्स है उसमें है इक्वल टू का सिंबल, दूसरा में लेस देन इक्वल टू का और तीसरा में भी लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। तो पहला में हमारे पास इक्वल टू का सिंबल है। अगर इनिशियली x1, x2 और x3 जीरो हो जाता है तो 0 इक्वल टू 20 जो कि ट्रू नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो लेस देन और ग्रेटर देन में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करेंगे, मतलब इसको a1 यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे तो अगर इनिशियली x1, x2 और x3 जीरो हो भी गया तो a1 इक्वल टू 20 हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह के एलपीपी को हम लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। पहला है बिगेम मेथड, जो हम लोग पहले की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा है हमारे पास टू फेज मेथड। तो आइए आज हम लोग टू फेज मेथड के बारे में जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग रूल्स को देख लेते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, टू फेज मेथड में हम लोग दो फेज पे काम करते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जो होता है उसमें हम लोग एलिमिनेट करते हैं। हम लोगों का एलिमिनेट होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल, और फेज 2 में हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले फेज 1 में जान लेते हैं क्या करना है। तो फेज 1 में हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी एलपीपी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब तक तो हम लोग जानते थे कि जो हम लोग का क्वेश्चन में जो एलपीपी दिया हुआ रहता है वो जनरल फॉर्म में होता है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। लेकिन टू फेज मेथड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सिलरी एलपीपी भी बनाना पड़ेगा। तो अब ऑक्सिलरी एलपीपी को कैसे बनाना है, स्टेप 1 में देखिए लिखा है असाइन अ कॉस्ट -1 टू ईच ऑक्सिलरी वेरिएबल। ठीक है, हम लोग सॉरी यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल होगा, यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोगों को आर्टिफिशियल वेरिएबल को कॉस्ट को जो -1 कर देना है और बाकी सारा जो वेरिएबल है उसके कॉस्ट को 0 कर देना है। दूसरा स्टेप है कि हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो मैक्सिमाइज में रखना है। ठीक है, हम लोग को ये पता है, ये वाला चीज हम लोग कर देंगे, -1 कर देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। हम लोग को पता है कि मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन रखना होता है। और तीसरा केस क्या है कि सॉल्व करना है हम लोग को ऑक्सिलरी एलपीपी को। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को स्टैंडर्ड एलपीपी को फेज 1 में सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे जो हमने ऑक्सिलरी एलपीपी बनाया है उसको सॉल्व करना है। कब तक सॉल्व करना है, जब तक इन तीनों में से कोई केस ना आ जाए। तो हम देखें यहाँ पे मैक्स जेड स्टार दिया हुआ है। मैक्स जेड स्टार जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ऑक्सिलरी एलपीपी के लिए। ठीक है, तो अगर मैक्स जेड स्टार का वैल्यू लेस देन 0 आएगा और हमारा बेसिस में, मतलब बी का जो कॉलम होता है, बी का कॉलम में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा और पॉजिटिव लेवल पर आएगा, तब तक सॉल्व करेंगे। दूसरा केस है, हाँ, लेकिन यहाँ पे ZJ माइनस CJ भी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये वाला केस भी है एक, ये पॉजिटिव लेवल पर आ जाएगा और जो है यहाँ पे हम एक ऐड कर देते हैं एक चीज, एंड ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तक सॉल्व करते रहना है। दूसरा केस में है कि मैक्स जेड स्टार इक्वल टू 0 हो जाए और हमारा कम से कम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो बेसिस में हमारा, मतलब बी के कॉलम में रहे लेकिन 0 लेवल पे रहे, तब तक सॉल्व करना है। और यहाँ पर भी जो है ZJ माइनस CJ का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब तक के लिए सॉल्व करना है। और तीसरा भी है हमारा मैक्स जेड स्टार 0 होना चाहिए और कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा बी के कॉलम में नहीं होना चाहिए। और हमारा जो है ऑप्टिमाइजेशन का कंडीशन ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इतना ये वाला हम लोग पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी एलपीपी बना देंगे। ऑक्सिलरी एलपीपी को बनाने के बाद हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने बिगेम मेथड में सॉल्व किया था। -1 देना है, बिगेम मेथड में तो हमने -m दिया था, लेकिन यहाँ पे -1 करके बाकी सबको 0 कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। और फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सिर्फ केस 1 में जो है, मतलब इस वाले केस में जब हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है पॉजिटिव लेवल पे रहेगा, तब हमारा जो एलपीपी है डज नॉट पोजेस एनी फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर केस 2 या केस 3 रहा, मतलब इन दोनों केस में से अगर कोई चीज हुआ तो हमारा वी गो टू फेज 2। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक फेज 1 तक के लिए सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारा इन तीनों में से कौन सा केस आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखिए क्या करना है हम लोग को, ये जो जनरल एलपीपी है, ये जो है जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम लोग करेंगे और उसके बाद जब फेज 1 स्टार्ट करेंगे तब हम लोग ऑक्सिलरी एलपीपी कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले जनरल से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मैक्स जेड का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो इसमें कोई चेंजिंग करने का जरूरत नहीं है। मैक्स जेड को हम लोग मैक्स जेड ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे मिनिमाइज जेड होता तो इसको हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करके मैक्स जेड में कन्वर्ट करते। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू का सिंबल है तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट टू, फर्स्ट वाला कंस्टेंट्स में है हमारा 2x1 + x2 - 6x3 और यहाँ पे a1 ऐड करके हमारा इक्वल टू 20 हो जाएगा। सेकेंड कंस्टेंट में है हमारा 6x1 + 5x2 + 10x3 और लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, मतलब एक स्लैक वेरिएबल ऐड होगा और ये इनइक्वालिटी से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इक्वल टू 76 लिख सकते हैं। इसके बाद भी हमारा लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है, यहाँ पर 8x1 - 3x2 + 6x3 लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, मतलब यहाँ पे भी स्लैक वेरिएबल ऐड होगा और यहाँ पे भी इनइक्वालिटी से इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जितना भी वेरिएबल है x1, x2, x3 और क्या है हमारे पास s1, s2 दो स्लैक वेरिएबल और a1 जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो सारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियली क्या होगा, हमारा x1, x2 और x3 0 होगा। इनिशियली ये तीनों 0 होगा तो हमारा फर्स्ट कंस्टेंट से a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, s1 सेकेंड कंस्टेंट से x1 का वैल्यू आएगा 76 और थर्ड कंस्टेंट से s2 का वैल्यू आएगा 50। तो यहाँ तक अब हम लोगों ने कर लिया है जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे बोला है कि 2 फेज मेथड को यूज करना है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी एलपीपी को निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी एलपीपी निकालेंगे इसके बाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी फेज 1 के लिए काम कर रहे हैं और ऑक्सिलरी एलपीपी निकालना है। तो क्या होगा हमारा ऑक्सिलरी एलपीपी, यहाँ पे हम लोग पहले मैक्स जेड लिखते हैं, मैक्स जेड इक्वल्स टू मैक्स जेड स्टार हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सिलरी एलपीपी में जो जेड का हम लोग सिंबल दिए वो जेड स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने जैसे पढ़ा है कि सारा जो है वेरिएबल का कॉस्ट जो होगा 0 होगा, सिर्फ a1 का जो होगा वो -1 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 6 वेरिएबल है तो सब में हम लोग को 0 कॉस्ट देना होगा, 0x1, 0x2, 0x3 और इसी तरह से 0s1 + 0s2 और a1 के लिए -1 हमने लिख दिया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। इसके बाद कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है हमारे पास जो जिस तरीके से है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। अगर आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनाया है तो कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है, तो जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है उसी तरीके से यहाँ लिखना है और यहाँ पे a1 ऐड करके 20, सेकेंड कंस्टेंट्स है 6x1 + 5x2 + 10x3 + s1 = 76 और 8x1 - 3x2 + 6x3 + s2 = 50। तो देखिए हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी एलपीपी जो है बना लिया है। इसके बाद का हमारा स्टेप है ऑक्सिलरी एलपीपी ऑक्सिलरी एलपीपी से हम लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म करना होगा, क्योंकि हम लोग ऑक्सिलरी एलपीपी के लिए हम लोग टेबल से सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले करते थे स्टैंडर्ड एलपीपी के लिए टेबल बनाते थे, लेकिन फेज मतलब हमारा 2 फेज मेथड है तो हम लोग ऑक्सिलरी एलपीपी के लिए टेबल बनाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बना लिया है। मैट्रिक्स का फॉर्म है Ax = B। ए का वैल्यू हमने जो वेरिएबल्स है उसके कांस्टेंट को लिखा है, जैसे कि यहाँ पे x1 के लिए 2 है, x1 के लिए 1, x3 के लिए -6, s1 s2 0 है और a1 यहाँ पे 1 है। इसी तरीके से सेकेंड कंस्टेंट, थर्ड कंस्टेंट यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बनाया है। ए का x का वैल्यू हमने सारे वेरिएबल्स को लिखे हैं
और बी का जो वैल्यू है, ये जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज है 20, 76 और 50, इसको देख के यहाँ पे लिखा है। तो हमारा ऑक्सिलरी एलपीपी के लिए मैट्रिक्स फॉर्म हो गया है। इसके बाद हम लोग इसका सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे टेबल बनाया है, अब इसको फिलअप करेंगे। सीजे का वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कांस्टेंट को देख के लिखना होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा ऑक्सिलरी एलपीपी का मैक्स जेड स्टार, और इस पे सारा जो है 0 0 है, सिर्फ A1 के लिए -1 है। तो इसी तरीके से हम लोग सब यहाँ पे x1 के लिए 0, x2 0, सब में 0 0 और A1 के लिए सिर्फ -1 लिख देंगे। अब क्या करना है, बेसिक वेरिएबल के कॉलम को फिलअप करना है। तो बेसिक वेरिएबल के कॉलम में हमारा S1, S2 और A1 जाएगा, क्योंकि यही हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकला था। तो S1, S2 और A1 हमने लिख दिया है। तो अब देखिए हमने बेसिक वेरिएबल में S1, S2 और A1 तो लिख दिया है, पर हमारा क्वेश्चन है कि क्या हमने सही लिखा है ये? तो जवाब है नहीं। S1, S2 और A1 जो है, S1, S2 और A1 इस तरीके से नहीं लिखाएगा जैसे हमने लिखा है, क्योंकि जैसे कंस्ट्रेंट्स में हमारा जो बेसिक वेरिएबल रहता है उसी तरीके से हम लोग बेसिक वेरिएबल के कॉलम को फिलअप करते हैं। तो हमारे पास जो पहला है वो A1 है, और हमने जो मैट्रिक्स बनाया है उसी से देखकर भरना है। इसीलिए हम लोग का पहले जो A1 है, तो बेसिक वेरिएबल के कॉलम में पहले जाएगा A1, दूसरा हमारे पास क्या है, S1 है, तो दूसरा हमारा जाएगा S1, और तीसरा जो है हमारे पास S2 है, तो तीसरा हमारे पास जाएगा S2। तो आप लोगों को भी इस तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि सॉल्व करने टाइम हम लोग ये नहीं देखते। हम लोग यहाँ पे लिखे थे S1, S2 और A1, तो मैं यहाँ पे लिख दिया S1, S2 और A1, तो वैसे नहीं लिखाता है। जिस तरीके से कंस्ट्रेंट्स में रहते हैं और जिस तरीके से हम लोग को फिलअप करना होता है, आप लोग लिख सकते हैं S1, S2 और A1 भी लिख सकते हैं, लेकिन उस तरीके से ही आप लोगों को, मतलब जैसे पहले हमने लिखा था S1, तो पहले S1 का जो वैल्यूज है पहले उसको यहाँ पे फिलअप करना होगा, फिर S2 लिखा तो पहले इसको फिलअप करना होगा, उसके बाद जो है A1 को फिलअप करना होगा सबसे नीचे में। तो इससे अच्छा है कि आप लोग जिस तरीके से, मतलब वेरिएबल्स है हमारे पास बेसिक वेरिएबल, उसी तरीके से लिखे। तो यहाँ पे A1, S1 और S2 लिख दिया है हमने। इसके बाद CB का कॉलम में हम लोग इसके वैल्यूज को लिखेंगे, मतलब A1 के लिए -1, S1, S2 0 0 होगा। XB का वैल्यू को हम लोग लिखेंगे यहां से देख के, यहाँ है 20, 76 और 50। और इस वैल्यू को पूरा हम लोग टेबल से देख करके लिख देंगे। तो यहाँ पे टेबल में है 2 1 -6 0 0 1 6 5 10 1 0 0 और 8 -3 6 0 1 0। तो हमने यहाँ पे अब टेबल बना दिया है। अब देखिए हमारा A1, S1 और S2 जो है, A1, S1 और S2 जो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा होगा, जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में। पहले A1 को देखते हैं 1 0 0, फिर S1 को देखेंगे 0 1 0, फिर S2 को देखेंगे 0 0 1। हाँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है अगर A1, S1 और S2 को इसी फॉर्म में लिखे तो। इसके बाद का है हमारा ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना। तो हम लोग जानते हैं ZJ माइनस CJ का फॉर्मूला होता है हमारे पास CB इंटू XJ माइनस CJ। इसका मतलब Z1 माइनस C1 के लिए क्या होगा, CB इंटू X1 माइनस C1। तो हम लोग देखिए यहाँ पे CB के वैल्यू है -1 0 0 और X1 का वैल्यू है 2 6 8। तो क्या करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे 0 इंटू 6, फिर प्लस कर देंगे 0 इंटू 8, तो वो हो जाएगा CB इंटू X1। और माइनस C1 क्या है, C1 है हमारा 0। यहाँ पे जो वैल्यू होता है वही C1 होता है, क्योंकि CJ का वैल्यू है। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दोनों के लिए तो 0 0 है, तो ये 2 से जो है -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ और -0 करेंगे तो ये आएगा -0। आप लोग चाहे तो इस फॉर्मूला को लगा के करके भी देख सकते हैं, पर यहाँ पे हमने बहुत बार सॉल्व किया है तो इसलिए इस तरीके से कर सकते हैं अब हम लोग। इसके बाद है Z2 माइनस C2, मतलब -1 इंटू 1, तो यहाँ पे और -0 करेंगे तो ये आएगा -1। इसके बाद Z3 माइनस C3 -1 इंटू -6, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 6, क्योंकि इन दोनों के लिए 0 0 वैल्यू है। फिर -1 इंटू 0, यहाँ पे 0 आएगा। फिर -1 इंटू 0, फिर से 0 आएगा। फिर -1 इंटू 1, -1, और फिर यहाँ पे CJ का वैल्यू जो है 0 नहीं है, -1 है, तो -1 + 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ZJ माइनस CJ का हमने वैल्यू निकाल लिया है। इसके बाद देखेंगे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या नहीं सारा। तो देखिए 2 निगेटिव वैल्यू आया है, तो हम लोग
मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को चूज करेंगे तो मोस्ट नेगेटिव हमारा जो है -2 है, तो -2 को हमने चूज किया और इसके साथ जो हमारा x1 है वो इनकमिंग वेक्टर हो जाएगा और x1 का जो कॉलम है वो कहलाएगा की कॉलम। ये वाला हो गया हमारे पास की कॉलम और x1 है इनकमिंग वेक्टर। अब क्या करना है, आउट गोइंग वेक्टर निकालना है। तो आउट गोइंग वेक्टर निकालने के लिए हम लोग मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मिनिमम रेशियो का कॉलम बना लिया है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बी बाई की कॉलम। की कॉलम हमने निकाला है x1, तो एक्स बी बाई x1 लिखेंगे और x1 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इसके अलावा हम लोग किसी केस में सॉल्व इसको नहीं करेंगे। तो एक्स बी का वैल्यू देखें यहाँ पे 20 है और x1 जो है 1 है, तो सॉरी 2 है, तो 20/2 करेंगे। 20/2 यहाँ पर आ जाएगा 10। नेक्स्ट वाले में है 76/6, तो 76/6 करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगा 12.6। उसके बाद 50/8, तो 50/8 करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 6.25। तो इन तीनों में से जो मिनिमम है वो है 6.25, तो 6.25 को हम लोग ऐसे मार्क करेंगे और इसके साथ हमारा जो है S2 जो है वो बाहर जाएगा और S2 का जो रो है उसको बोलेंगे हम लोग की रो, और S2 है आउट गोइंग वेक्टर, उसकी जगह x1 अंदर आएगा और ये जो है की रो और की कॉलम में जो कॉमन है वो 8 है, तो 8 जो होगा हमारा की एलिमेंट होगा। अब ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे क्योंकि हमारा ZJ माइनस CJ जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है नहीं, तो अब तक हम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल को अपडेट करते रहेंगे तब तक जब तक हमारा ये सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना आ जाए। तो नेक्स्ट टेबल में हम लोग CJ का वैल्यू तो सब में सेम ही रहेगा क्योंकि हम लोग ऑक्सिलरी LPP में जो ऑक्सिलरी LPP के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो CJ का वैल्यू सेम ही रहेगा। बेसिक वेरिएबल के कॉलम में A1 S1 उसी तरीके से रहेगा और S2 की जगह x1 आ जाएगा। ठीक है, तो CB का वैल्यू उसी तरीके से फिर हम लोग चेंज कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, x1 देखिए, ये A1 S1 और S2 जो है वो तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा था, तो नेक्स्ट टेबल में जो A1 S1 और x1 रहेगा वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। मतलब S2 का कॉलम को देखिए 0 0 1 है, 0 0 1, तो x1 भी क्या होगा 0 0 और 1। ये चीज को हम लोगों को अपडेट करके नेक्स्ट टेबल बनाना है। मतलब नेक्स्ट टेबल में हमको ये वाला वैल्यू जो 2 है उसको 0 करना है, 6 को भी 0 करना है और 8 को 1 करना है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सेकंड टेबल बनाया है। अब इसको हम लोग को फर्स्ट टेबल की हेल्प से फिलअप करना है। CG और CB हमने फिलअप कर दिया और B का जो कॉलम है उसको भी फिलअप कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इसको मान लेते हैं R1 R2 R3 और इस टेबल में इसको मान लेते हैं R1 डैश R2 डैश और R3 डैश। अब क्या है, इससे हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो देखिए पहले हम लोग उस रो को सॉल्व करते हैं जो की रो है। तो मतलब हम लोग को R3 डैश को सॉल्व करना है। R3 डैश को देखिए यहाँ पे 8 है, 8 को 1 करना है, तो क्या करेंगे हम लोग R3 को पूरा डिवाइड कर देंगे 8 से। मतलब यहाँ पे क्या लिखना होगा, R3 डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, R3 डिवाइडेड बाई 8। तो R3 डैश को लिखने के लिए हम लोग इस R3 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ये वाला वैल्यू 1 आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए हमने R3 डैश को लिख दिया। इसके बाद का क्या है हमारा R2 डैश और R1 डैश। तो इन दोनों में ही हम लोग को एक चीज याद रखना है कि हम लोग को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो किन दोनों रो को यूज करके करना है। मैं R2 का बताती हूँ। R2 में देखिए यहाँ पे 6 है, इससे पहले वाले टेबल में R2 में यहाँ पे 6 है जिसको 0 करना है। तो R2 डैश को हम लोग यूज करेंगे R2 और जो हमारा ये न्यू वाला जो की रो है उसको, मतलब R3 डैश को। इसी तरीके से R1 डैश को जो हम लोग अपडेट करेंगे उससे हम लोग यूज करेंगे R1 डैश है तो R1 और R3 डैश। R3 को यूज नहीं करेंगे, ये R3 को यूज नहीं करेंगे, जो हमारा इससे बन के जो R3 डैश आया है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे 6 है तो हम लोग क्या करेंगे, इस R3 डैश में यानी कि यहाँ पे 1 है तो इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे रो को, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो मतलब R2 माइनस 6R3 कर देंगे तो ये वाला वैल्यू 0 आ जाएगा। इसी तरीके से R1 डैश में हम लोग क्या करेंगे, R1 डैश में देखिए 2 है तो और यहाँ पे 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब R1 डैश में R1 माइनस 2R3 डैश कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए हमने तीनों जो है रो ऑपरेशन लिख दिया है, आप लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं और रो को निकाल सकते हैं। तो देखते हैं अब इसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेशन किया है XB, X1, X2, X3, S1, S2 और A1 के लिए। तो R1 में जो हमारा वैल्यू था वो ये था और R3 डैश में हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू को लिख दिया और दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो R1 डैश का वैल्यू आया जो कि ये है। अब इस वैल्यू को हम लोग को टेबल में फिलअप करना है। आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए और इसे मैच कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से हमने जब R2 डैश का वैल्यू निकालना था तो R2 को मैंने इस तरीके से लिखा है और R3 डैश को 6 से मल्टीप्लाई करके लिखा तो हमारा ये वाला वैल्यू आया और इन दोनों को भी जो है हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो हमारा R2 डैश का वैल्यू जो है न्यू वाला वैल्यू ये आया है। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मतलब R1 डैश और R2 डैश की वैल्यू को हम लोग को टेबल में फिलअप कर देंगे। तो इसके बाद हमने देखिए जो है R1 डैश और R2 डैश को फिलअप कर दिया है। ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं CB इंटू XJ माइनस CJ, जैसे इस टेबल में किया था वैसे इस टेबल में करेंगे। इन दोनों का वैल्यू 0 है। X1 निकालने के लिए हम लोग CB इंटू X1 माइनस C1 करेंगे। तो CB है यहाँ पे -1 इंटू X1 यहाँ पे 0 है तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद X2 के लिए करेंगे तो -1 इंटू 7/4 तो -7/4 -0 तो यहाँ पे आएगा -7/4। इसके बाद है -1 इंटू 15/4 माइनस में 15/4 तो क्या हो जाएगा और -0 करेंगे तो +15/4। इसके बाद है S1 के लिए -1 इंटू 0 और -0 तो ये 0 है। इसके बाद है -1 इंटू -1/4 तो ये हो जाएगा +1/4 क्योंकि C1 मतलब CJ का वैल्यू भी 0 है तो होगा यहाँ पे +1/4। इसके बाद A1 के लिए निकालेंगे -1 इंटू 1 -1 और माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा तो -1 + 1 0। तो हमने यहाँ पे ZJ माइनस CJ भी जो है कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद देखिए हमारा एक जो है ZJ माइनस CJ में X2 का जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ रहा है, एक ही नेगेटिव है तो इसको हमने इस तरीके से मार्क कर दिया। और इसके बाद इसके साथ ही जो हमारा X2 का जो कॉलम होगा वो बोलेंगे हम लोग की कॉलम और X2 को बोलेंगे इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर हम लोग को फाइंड आउट हो चुका है, आउटगोइंग वेक्टर निकालना है। अब इन तीनों में से कौन सा आउटगोइंग वेक्टर होगा इसके लिए हम लोग मिनिमम रेशियो का कॉलम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है XB बाई की कॉलम। की कॉलम हम लोग का इस टेबल में है X2 तो X2 लिख देंगे और X2 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 15/2 है XB में और 7/4 है तो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, मतलब 15/2 डिवाइडेड बाई 7/4 है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 30/4 आएगा। इसका वैल्यू कुछ आएगा 4.28। इसके बाद है 77/2 और 22/4 तो 77 डिवाइडेड बाई 2 इसको पूरा को डिवाइड करेंगे 22/4 से तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 154/29। इसका कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आएगा 5.31। इसके बाद है हमारे पास XB में 25/4 और X2 में निगेटिव है तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखिए इन दोनों में से मिनिमम है ये 4.28 तो इसके साथ जो हमारा A1 है ये होगा आउटगोइंग वेक्टर, मतलब A1 जो है बाहर चला जाएगा इस बार और साथ ही में जो A1 का हमारे पास रो है इसको बोलेंगे की रो। अब और की रो और की कॉलम दोनों में कॉमन है 7/4 तो 7/4 होगा हमारा की एलिमेंट। अब नेक्स्ट टेबल को अपडेट करेंगे और उसमें लिख देंगे बेसिक वेरिएबल के कॉलम में A1 की जगह X2 और S1 X1 उसी तरीके से रह जाएगा। और देखिए यहाँ पे A1 बाहर जा रहा है और A1 के कॉलम में क्या है 1 0 0 तो हम लोग को क्या करना होगा X2 के कॉलम को भी जो है यहाँ पे इसको 1 इसको 0 और इसको 0 करना पड़ता है, मतलब हम लोग को की एलिमेंट को हमेशा 1 करना पड़ता है और उसके अलावा जो कॉलम में बाकी 2 एलिमेंट है उसको 0 करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो है जो बाहर जाता है हमारा जो वेरिएबल उसमें उसी तरीके से जो है टेबल में बना हुआ रहता है, इसीलिए हम लोग को 1 0 0 करना पड़ता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टेबल बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स टेबल हमने जो है फॉर्म कर लिया है और इसके साथ जो हमने यहाँ पे R1 डैश R2 डैश जो है नाम दिया था, तो इस टेबल में दे देते हैं R1 डबल डैश, R2 डबल डैश और R3 डबल डैश। अब क्या करना है, पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना है की रो जो है R1 डैश है, तो हम लोग को यहाँ पे पहले R1 डबल डैश सॉल्व करना है। तो R1 डबल डैश को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R1 डबल डैश को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए जो है इसको 1 करना है, 7/4 को 1 करना है, तो हम लोग इस पूरे रो को 4/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब R1 डबल डैश को हम लोग लिख सकते हैं R1 डैश इंटू 4/7। तो अब ये वाला जो वैल्यू है 4/7 से R1 डैश को मल्टीप्लाई करके हम लोग R1 डबल डैश में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने R1 डबल डैश निकाल लिया है। इसके बाद है हमारा R2 डबल डैश। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। R2 डबल डैश को निकालने के लिए हम लोग को R2 डैश को और ये R1 डबल डैश को यूज करना होगा, क्योंकि R2 डैश निकाल रहे तो इससे पहले वाला प्रीवियस टेबल में R2 डैश था, उसके रो को यूज करेंगे और जो हमारा न्यू जो बनकर आया है हमारा की रो उसको यूज करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग जो R3 डबल डैश निकालने के लिए R3 डैश का यूज करेंगे, मतलब इससे जस्ट प्रीवियस वाला टेबल में जो था R3 डैश उसको यूज करेंगे और इसके साथ हम लोग जो है R1 डबल डैश उसको यूज करेंगे। अब देखिए R2 डबल डैश निकालने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे R2 डबल डैश में 22/4 है। फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे R2 डबल डैश में जो है 29/4 वैल्यू आया था, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे 22/4 लिख दिया है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 77/2 देखिए ये सही है। इसके बाद है हमारा 0 और 29/4, तो 0 सही है, 29/4 को हमने 22/4 कर दिया है, तो पहले इस मिस्टेक को हम लोग को ठीक करना होगा। तो यहाँ पे हो गया 29/4। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को 29/4 को 0 करना है और हम लोग को हेल्प लेना है इस रो के। तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो पहले क्या करेंगे, इस रो को हम लोग 29/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी 29/4, यहाँ भी 29/4, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, R2 डबल डैश में R2 डैश माइनस 29/4 R1 डबल डैश। और R3 डबल डैश में देखिए क्या है हमारे पास, -3/8 है, इसको 0 करना है और यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो पहले क्या करेंगे, इसको 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R3 डबल डैश में R3 डैश प्लस 3/8 R1 डबल डैश। अब ये तीनों रो ऑपरेशन है, इस तीनों को जो है सही से हम लोगों को कैलकुलेशन करके टेबल में फिलअप करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा है R2 डैश का वैल्यू ये है, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स भी लिख दिए हैं। और R1 डबल डैश को, ये R1 है, R1 डबल डैश को हमने 29/4 से मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया है और दोनों को जो है हमने सब्ट्रैक्ट किया तो R2 डबल डैश का वैल्यू ये आया। मतलब हमारा ये जो वैल्यू रहेगा ये हम लोग को टेबल में लिखना है R2 डबल डैश का, और R3 डैश का वैल्यू ये था और R1 डबल डैश को हमने 3/8 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लिखा है और दोनों को हमने जो ऐड किया, दोनों को ऐड करके हमारा जो फाइनल वैल्यू है ये आया है और ये है हमारा R3 डबल डैश। अब R2 डबल डैश और R3 डबल डैश के वैल्यू को हम लोगों को अपने टेबल में लिखना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे R2 डबल डैश और R3 डबल डैश की वैल्यू को लिख दिया है। इसके बाद हमारा है ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट करना। तो आइए अब हम लोग ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जैसे फॉर्मूला है CB इंटू XJ माइनस CJ, हम लोग जानते हैं ZJ माइनस CJ का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे Z1 माइनस C1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, CB इंटू X1। तो CB देखिए यहाँ पे सारा 0 है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल जो था हमारा -1 था वो बाहर निकल गया तो सारा 0 आ गया है। तो सारा अगर हम लोग के पास यहाँ पे 0 है तो इसको हम लोग X1, X2, X3 या फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 ही आएगा। मतलब हमारा यहाँ पे जो ZJ का वैल्यू है CB इंटू X1 वो जो है 0 हो चुका है। अब हमारा जो है ये पूरा वैल्यू माइनस CJ पे डिपेंड करता है। तो माइनस CJ क्या है, देखिए यहाँ पे CJ यहाँ पे 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ भी 0 ही होगा। इसी तरीके से ये भी 0, S1 भी 0, S2 भी 0 और यहाँ पे ये -1 है तो माइनस CJ इसका क्या होगा, +1 होगा।
तो A1 के लिए सिर्फ आ जाएगा हमारे पास +1। तो यहाँ पे हमारा जैसे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग ऑक्सिलरी LPP के लिए जो है हम लोग ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैक्स Z का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैक्स Z का वैल्यू क्या, मैक्स Z स्टार का वैल्यू, मैक्स Z स्टार का क्या वैल्यू आएगा, CB इंटू XB करेंगे तो 0 है सारा CB, इसको मल्टीप्लाई करेंगे XB से तो 0 ही आएगा। तो देखिए मैक्स Z स्टार जो है 0 आ चुका है और हमारा बेसिक वेरिएबल के कॉलम में आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो नहीं है। तो अब हम हमारे केसेस को फिर से देखेंगे जो हमने पहले भी देख चुके हैं। तो देखिए स्टेप 3 में जो है हम लोग पहुंच चुके हैं और ZJ माइनस CJ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मैक्स Z स्टार, पहला केस में बोल रहा है मैक्स Z स्टार लेस देन इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दूसरे में आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मैक्स Z स्टार इक्वल टू 0, हाँ हमारा ये कंडीशन सही है। और इसके बाद देखते हैं एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर इन द बेसिस, नहीं ये तो गलत है, इसके बाद वाले में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे है मैक्स Z स्टार इक्वल टू 0, ये सही है, एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपेयर इन द बेसिस। तो हमारे पास बी के कॉलम में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, मतलब हमारा स्टेप 3 जो है यहाँ पे लग रहा है। और हमारा ZJ माइनस CJ भी जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, केस 1 में तो चलिए हम केस 3 पर है, तो केस 3 में क्या बोल रहा है कि हम लोग फेज 2 पर जा सकते हैं। अगर हम लोग 2 या यहाँ पर 2 या 3 पर है तो हम लोग यहाँ पे फेज 2 पर जा सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग 3 में हैं तो हम लोग फेज 2 के लिए अब हम लोग जा सकते हैं। फ्रेंड्स फेज 2 में जाने से पहले जो है हमने ये लाइन लिख दिया है कि सिंस ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू दी ऑक्सिलरी LPP, क्योंकि ये जो था हमारा ऑक्सिलरी LPP के लिए बनाया था, तो हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। और हमारा मैक्स Z स्टार भी जो है वो 0 है विथ नो आर्टिफिशियल वेरिएबल इन दी बेसिस, और हमारे पास बेसिस में जो है कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल भी नहीं है। सो वी गो टू फेज 2। इसके बाद अब हम लोग ड्रॉ करेंगे टेबल। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे फेज 2 के लिए टेबल बना लिया है, और उससे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि कंसीडर्ड द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑफ फेज 1, मतलब हम लोग को जो फेज 1 में जो फाइनल टेबल आया था, मतलब R1 डबल डैश, R2 डबल डैश और R3 डबल डैश वाला टेबल, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। मतलब इस वाले टेबल में जो है उसी टेबल का वैल्यू को लिखेंगे। और दूसरा हमने लिखा है कंसीडर द एक्चुअल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ओरिजिनल वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल का जो एक्चुअल कॉस्ट है, पहले हमने क्या ऑक्सिलरी LPP के लिए लिखा था सब में 0 0, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग एक्चुअल कॉस्ट को लिखेंगे, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था उससे यहाँ पे कॉस्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, CJ का वैल्यू चेंज होगा, अगर CJ का वैल्यू चेंज होगा तो यहाँ पे CB का वैल्यू भी चेंज होगा। तो मतलब CJ और CB का वैल्यू को चेंज करेंगे, बेसिक वेरिएबल XB और ये सारा जो है जो कॉलम है सब कुछ जो है सेम रहेगा जो हमारा फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में था फेज 1 का। इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि डिलीट द आर्टिफिशियल वेरिएबल, हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम को देखिए डिलीट कर दिया है, क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉलम जो है हमारा बाहर निकल गया था फेज 1 में, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन सारे वेरिएबल का कॉस्ट क्या क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जनरल फॉर्म था क्वेश्चन में, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर कन्वर्ट किया था। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x1, x2 और x3 का जो कॉस्ट है वो है 5, -4 और -3, और हमारा S1 S2 जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं, S1 S2 जो है 0 रहता है, 0 के साथ 0 S1 0 S2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब इस सारे कॉस्ट को जो है 5, -4, -3 और 0 0 को हम लोग टेबल में फिलअप करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे एक और मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में था वो 5x1 -4x2 और +3x3 था, और हमने यहाँ पे क्या किया है +5x1 -4x2 और यहाँ पे माइनस कर दिया है, जबकि यहाँ पे प्लस था, तो हम लोग को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यू जो है सही है हमारा, अब इसको फिलअप करेंगे। तो देखिए हमने CJ का वैल्यू को फिलअप कर दिया है। इसके बाद हम लोग फेज 1 का लास्ट टेबल को देखते हैं। तो फ्रेंड फेज 1 का जो लास्ट टेबल था इसमें देखिए ये B का कॉलम, XB का कॉलम, यहां से लेकर के पूरा S2 तक का कॉलम जो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को लिखना है। तो आप लोग इस वैल्यू को मतलब एक बार देख लीजिए और इसी वैल्यू को हम न्यू टेबल में फिलअप कर देते हैं।
तो देखिए हमने यहाँ पे टेबल को जो है फिलअप कर दिया है। इसके बाद हम लोग CB को कॉलम को भी लिख देते हैं। तो x2 के लिए हमारे पास -4, S1 के लिए है 0 और x1 के लिए है 5। तो यहाँ पर हम लोगों ने टेबल को फिलअप कर लिया। इसके बाद है ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट करना। तो चलिए ZJ माइनस CJ, तो जो यहाँ पे CB का वैल्यू -4 है, 5 है, तो हम लोग को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो Z1 माइनस C1 के लिए हो जाएगा हमारे पास CB इंटू x1 और ये -C1। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो ये होगा -4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 और माइनस कर देंगे C1 को यानी कि 5 को। तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 0। इसके बाद हम लोग है Z2 माइनस C2। तो CB इंटू x2 करेंगे और माइनस ऑफ -4 करेंगे, मतलब -4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 माइनस ऑफ -4। तो ये वैल्यू भी आएगा हमारा 0। तो यहाँ लिखेंगे 0। इसके बाद है Z3 माइनस C3। तो CB इंटू x3 करेंगे, मतलब -4 इंटू -30/7 प्लस 0 इंटू 256/7 प्लस 5 इंटू -6/7 और -C3 है, यहाँ पे 3 का है वैल्यू इसका, तो -3 कर देंगे। इसका वैल्यू आएगा 120/7 -30/7 -3। तो ये वैल्यू आएगा 7 और 69। हाँ, तो ये 69/7, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 69/7। इसके बाद है Z4 माइनस C4। तो Z4 माइनस C4 निकालेंगे। CB इंटू S1। तो देखिए -4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 माइनस यहाँ पे है 0, तो -0। ये वैल्यू भी आएगा हमारा 0। तो ये 0 लिखेंगे। इसके बाद है Z5 माइनस C5। तो हम लोग यहाँ पे CB इंटू S2 करेंगे। तो हमारे पास है -4 इंटू -1/7 -4 इंटू -1/7 प्लस 0 इंटू 2/7 प्लस 5 इंटू 1/14 माइनस क्या है हमारे पास 0। तो C5 है 0। इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 13/14। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू 13/14 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 13/14। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे सारा जो है ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया है। हम इसलिए अब हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो है सॉल्यूशन वो ऑप्टिमम स्टेज पे पहुंच चुका है। तो इसके बाद जो है हम लोगों को और टेबल को अपडेट करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को यहीं पर जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अब लिख देंगे। तो लिखा है कि सिंस ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, हमारा ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब सॉल्यूशन जो है हमारा ऑप्टिमल फिजिबल हो गया है। और हमारा जो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x1 इक्वल्स टू, हम लोग के पास जैसे कि 3 वेरिएबल था x1, x2 और x3। तो x1 इक्वल टू आया है 55/7। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे x1 इक्वल टू 55/7। x2 का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, x2 इक्वल टू है 30/7 और x3 इक्वल टू, यहाँ पे जैसे x3 का जो है यहाँ पे नहीं है x3, तो हम लोग क्या करेंगे x3 इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसके बाद क्या था हम लोग का निकालने का, मैक्स z निकालने बोला था क्वेश्चन में। तो मैक्स z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, CB इंटू XB। तो CB है -405 और XB है ये सारे वैल्यूज। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे -4 इंटू 30/7, 0 इंटू 52/7 प्लस 5 इंटू 55/7। तो इसको मल्टीप्लाई करते करते ऐड करते हुए लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे होगा -4 इंटू 30/7 प्लस 52/7 इंटू 0 प्लस 55/7 इंटू 5। तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास -120/7, ये 0 आएगा और यहाँ से आएगा ये 275/7। तो इधर से आ जाएगा ये 155/7।
तो हमारा मैक्स जेड का वैल्यू निकल कर आया है 155/7 और x1, x2 और x3 का वैल्यू जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर से भी मैक्स जेड का वैल्यू निकाला जा सकता है। आप लोग x1, x2 और x3 के वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और उसको 5 से, 4 से और 3 से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा और जो हमने ऐसे CB इंटू XB करके निकाला है दोनों सेम ही आएगा। दोनों सेम ही चीज़ है पर दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो एक बार हम लोग जो है पूरा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टेप्स किया है। पहले हमने जो जनरल फॉर्म था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर हम लोगों को बोला था 2 फेज मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया, फेज 1 में जो है हम लोगों को पता है कि 2 फेज मेथड में फेज 1 में ऑक्सिलरी LPP बनाना पड़ता है, जिसमें हमारा मैक्स जेड स्टार में सबका कॉस्ट 0 रहता है, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉस्ट -1 रहता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया और इसके बाद हमने टेबल बनाया है। तो यहाँ पे जैसे कि एक पहला टेबल ये बना, इससे हमने अपडेट करके, क्योंकि यहाँ पे माइनस वैल्यू आ रहा था तो अपडेट करके फिर जो है दूसरा टेबल बनाया। यहाँ पर भी माइनस वैल्यू आ रहा था तो इसको भी हमने अपडेट करके जो है तीसरा टेबल बनाया। तीसरा टेबल बनाया तो हमने देखा कि सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया है और उसके बाद हमने देखा कि बेसिक वेरिएबल के कॉलम में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाता और वो कुछ पॉजिटिव लेवल पर आता, मतलब अगर यहाँ पे मान लीजिए A1 आता, A1 और यहाँ पे कुछ मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 0 छोड़ के कोई भी दूसरा वैल्यू अगर आ जाता तो हम लोग बोलते कि A1 जो है पॉजिटिव लेवल पर है, तो वो इस वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में x1 मतलब A1 नहीं आया है तो हम लोग इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, फेज 2 में जा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा है कि हम लोग फेज 2 में जाएंगे। फेज 2 में जाने के बाद हमने जो है अपना टेबल बनाया और ये जो CJ का वैल्यू जो है वो हमने स्टैंडर्ड LPP को देख करके जो है लिख दिया है। और ये जो वैल्यूज है हमने फाइनल सिंप्लेक्स मेथड ऑफ फेज 1 को देख के लिखा है। तो फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में जो जैसे लिखा हुआ था उसी से लिख दिया। सिर्फ यहाँ पे ZJ माइनस CJ जो है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारा CB और CJ जो है चेंज हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा और यहीं पे जो है हमारा वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया सारा। अगर यहाँ पे नहीं आता, इस टेबल में नहीं आता, तो इसके बाद और टेबल को अपडेट करते और देखते कि ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। तो खैर हमारा यहीं पर आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा x1, x2 और x3 का वैल्यू यहाँ से निकल गया और हमने मैक्स जेड का वैल्यू भी निकाल दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।